नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए बीजेपी का जो विजय अभियान है वो बाकायदा जारी है, लेकिन मुंबई में जो उसका सपना था वो पूरा नहीं। मुंबई में सपना क्या था? ठाकरे परिवार के वर्चस्व को खत्म कर देना, मुंबई पर एकाधिकार पा लेना। नहीं हो सका। देखिए जो ये है 2017 के 2017 में शिवसेना को 84 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 82 सीटें मिली थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। अब देखिए आप, ये जो है 2026 जो कल चुनाव के बाद जो गणना हुई, देर रात उसके परिणाम आए। अभी तो कई जगह पे नहीं आए हैं, मुंबई में हालांकि कहा जा रहा है सब जगह आ गया है, लेकिन अभी कुछ जगह है जहां पे काउंटिंग शायद अब पूरा हुआ होगा, सुबह तक तो नहीं हुआ था। देखिए बीजेपी ने 89 सीटें जीती है, शिवसेना ने जो शिंदे की पार्टी है वो 29 सीटें जीती है और शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी ने 65 सीटें जीती है। तो अगर शिवसेना एक होती तो 65 और 29 मिलाइए कितना होगा? बीजेपी से आगे है या बीजेपी से पीछे है? जोड़ते हैं तो 9 5 14, 1 7 2 9, 94 सीटें हो जाती है। बीजेपी 89 सीट पर है। और साफ साफ पता चलता है कि बीजेपी की जो बादशाहत है, तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी नहीं हो पाई। और उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिष्ठा बनाई बनाई इस तरह से। दो चीजें देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है उद्धव ठाकरे के संदर्भ में। एक तो कहा गया कि उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के असली वारिस नहीं है, असली वारिस राज ठाकरे है। और राज ठाकरे को अलग होना पड़ा क्योंकि उद्धव ठाकरे को बना बनाया मिल गया। बाल ठाकरे ने अपने बेटे को ज्यादा अहमियत दी, भतीजे को अहमियत न दी, तमाम बातें की गई। लेकिन इस चुनाव ने खास करके इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव, चूंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव बाला साहब ठाकरे को भी ताकत देता रहा। पिछले 30 साल से लगभग जो है शासन है यहाँ, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही शिवसेना की ताकत रहा। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठाणे भी रहा, लेकिन मुंबई में ही जोर रहा। और इस चुनाव में तमाम हथकंडे बीजेपी ने अपनाए। एक दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट लिखी है, उसमें जिक्र किया है कि जो बीजेपी के एक सीनियर नेता है, उन्होंने बताया जो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी 105 सीटों पर जीत करके सबसे बड़ी पार्टी बनी, सहयोगी शिवसेना को 56 सीटें मिली। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन शिवसेना प्रमुख अड़ गए। उद्धव ठाकरे गठबंधन तोड़ दिया, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, 28 नवंबर को मुख्यमंत्री बने। दैनिक भास्कर बता रहा है कि सीनियर नेता बता रहे थे कि तभी तय हो गया था कि शिवसेना को तोड़ना है, महाराष्ट्र में बीजेपी को अपने दम पर बड़ी पार्टी बनाना है। और आज जो नतीजे आए हैं वो इसी प्लान का हिस्सा था। लेकिन क्या ये प्लान कामयाब हुआ? बीजेपी को जरूर लग रहा है कि आज वो मजबूत है, लेकिन आज भी महाराष्ट्र में, चाहे वो विधानसभा की सरकार मतलब चुनाव हो और उसकी सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे बीएमसी हो, बीजेपी अब केवल अपने दम पर नहीं। दिल्ली में जो सरकार है, मोदी सरकार, वहां भी शिंदे की जरूरत है, यानी शिवसेना ही है। वो नीतीश और नायडू है, वो तो अलग है, वहां भी बैसाखी चाहिए। महाराष्ट्र में भी बैसाखी पर है बीजेपी, और महाराष्ट्र में जो है वो अजित पवार और एकनाथ शिंदे दोनों को बैसाखी बनाया हुआ है। और दोनों को बैसाखी इसलिए बनाया हुआ है कि दोनों को एक दूसरे को धमका सके कि हम आपको निपटा देंगे। लेकिन ये चालाकी, कोई भी व्यक्ति हो या समाज हो या संगठन हो, जब अपने साथ के लोगों के साथ चालाकी बरतने लगता है तो फिर धोखा वो भी करते हैं। एकनाथ शिंदे के साथ भी धोखा किया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया।
शिंदे तो गए थे उस समय तोड़ करके, तो इसलिए नहीं गए थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। शिंदे इसलिए गए थे कि जो उनके ऊपर तलवार लटकी हुई, उनके साथियों के ऊपर ईडी की तलवार, उससे उनको निजात मिले। मुख्यमंत्री तो बीजेपी ने बनाया, और मुख्यमंत्री ने बीजेपी इसलिए बनाया कि उनको लग रहा था कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो किसी भी दिन शिंदे की पार्टी में टूट हो सकती है और वापस जो है सत्ता छीन जा सकती है, उद्धव की तरफ सरकार जा सकती है। ये भय था, ये रणनीति थी, इसलिए उन्होंने जो है एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया तो शिंदे की महत्वाकांक्षा को पर लगना था, इसलिए काफी संघर्ष किया उन्होंने कि हम मुख्यमंत्री बने रहे, मुख्यमंत्री नहीं तो गृह मंत्री बन जाए। लेकिन बीजेपी का जो नेचर है, संघ का जो नेचर है, यूज एंड थ्रो, उस नेचर के तहत शिंदे साइडलाइन किए गए, और शिंदे ज्यादा आए बाय ना करे इसके लिए पवार की पार्टी तोड़ी गई, अजित पवार को साथ लिया गया था। तो अजित पवार आए बाय करें तो उनको शिंदे को दिखाया जाए, सरकार नहीं गिरेगी। ये तमाम हथकंडे बीजेपी ने अपनाया, और अजित पवार ने इस चुनाव में, बीएमसी के चुनाव या जो नगर पालिकाओं के चुनाव हुए उस दौरान उन्होंने कहा भी था कि हम अगर करप्ट होते, हम पे करप्शन के चार्जेस जो लगाए गए वो सही होता, सरकार में हम मंत्री नहीं होते। तो सरकार में मंत्री हैं अजित पवार। तो बीजेपी हर जगह एक्सपोज हुई, मीडिया ने भले उसको ढकने का काम किया, लेकिन जो आम आदमी है, जो थोड़ा सा भी राजनीतिक समझ रखता है, वो जानता है कि बीजेपी लगातार एक्सपोज हो रही है। नरेंद्र मोदी पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज हो चुके, और जो महाराष्ट्र की बीजेपी है वो भी एक्सपोज हुई है, और ये एक्सपोज होने का ही नतीजा है कि मुंबई में उसको सत्ता नहीं मिली, महाराष्ट्र में सत्ता नहीं मिली। सत्ता में होने का मतलब दो बैसाखी पे सत्ता में है, तो आपका जो अहंकार है, मैं सबसे बड़ी पार्टी, किधर है भाई? कहा हो? आपको शिवसेना की जरूरत है, चाहे उद्धव की जरूरत है, चाहे शिंदे की जरूरत है। जब सत्ता से निकलोगे आप तो शिंदे आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि जिस दिन शिंदे की सत्ता जाएगी उस दिन फिर वो शिव सैनिक जो है वो आएंगे उद्धव ठाकरे के तरफ। उद्धव ठाकरे की पार्टी को जो इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में जो समर्थन मिला, वो ऐलान करता है कि रीजनल पार्टी के तौर पे अब आने वाले समय में उद्धव आवश्यक व्यक्ति हैं, और उद्धव को ये जो मनोबल मुंबई ने जो दिया है वो आगे विस्तार में काम आएगा। राज ठाकरे हैं, उनको मैं कहूंगा कि एक बार उनको सोचने की जरूरत है। कई लोग कह रहे हैं कि राज के साथ अगर नहीं लेते उद्धव, कांग्रेस के साथ रहते तो वो सत्ता अपनी बरकरार रखते। तात्कालिक तौर पे संभव था कि सत्ता बरकरार रखते, लेकिन दूरदर्शी अगर सोच कहें तो दोनों भाइयों का इकट्ठा आना उद्धव की सबसे बड़ी जीत है, कि दोनों भाई इकट्ठा आए हैं। राज ठाकरे के साथ आने से मराठी वोटों का बंटवारा रुकेगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू जो है कि इससे शिंदे कमजोर होंगे। राज ठाकरे के इधर आने से शिंदे कमजोर होंगे, और शिवसेना से जो टूट के गए हैं लोग बीजेपी में और जो जोर जोर से बोल रहे हैं, उनकी बोली कमजोर पड़ेगी। राज और उद्धव अगर एक साथ रहे तो एक तो इस चुनाव का सबसे बड़ा हासिल मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को यह है कि राज को साथ लिया है। अब जो बात है कि राज के आने से गैर मराठी वोटों में जो है, जो उनके प्रति जो सहानुभूति थी उद्धव के प्रति, जो 2.5 साल मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया, जो बेहतर काम किया, और उद्धव को गैर मराठी वोटों लोगों ने भी वोट किया, और राज के आने से गैर मराठी वोटों में बिखराव आया, वो उद्धव की तरफ नहीं आए, ये भी सही है। लेकिन राज ठाकरे जो आए हैं वो मराठीवाद अपना जारी रखें, क्या दिक्कत है? मराठी अब संस्कृति की बात है तो अच्छी बात है। हर प्रदेश को, ये तो नेहरू ने भी तय किया था कि हर प्रदेश की अपनी संस्कृति है, वो अपनी संस्कृति के साथ चले। गांधी हो या बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हो, हर जगह विविधताओं को वजन दिया गया कि विविधताएं हमारे देश की ताकत है। हमारी संस्कृति अलग है, अलग अलग प्रदेशों की भाषा अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, अच्छी बात है। उसकी विरासत अलग है, उसका साहित्य अलग है, उसका समाज, उसका संस्कार अलग है, ये अच्छी बात है। विविधता को तो हमारे संविधान ने सबसे ऊपर रखा है। भारत विविधताओं का देश है। जो भारतवर्ष है
वो ढेर सारे राज्यों को मिला करके बना है। राज्यों को जब मिलाते हैं तो उसकी भाषा, उसके संस्कृति, उसका पहनावा, उसका खान पान वो साथ लेकर के चलना पड़ेगा। यही हमारा संविधान करता है। तो राज ठाकरे जो मराठी बात की बात करते हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन वो जो मारपीट करते हैं उससे बचने की जरूरत है। क्योंकि एक दो मैसेज है इस चुनाव, जो महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए हैं उसके दो मैसेज है राज ठाकरे के मराठी बात के लिए। एक मैसेज ये है कि महाराष्ट्र के बाकी जो हिस्से में जहां गैर मराठी कम संख्या में है या नहीं है, मराठी ज्यादा है, वहां भी राज ठाकरे को जगह नहीं मिली। यानी मराठी भी इस तरह की बातों को पसंद नहीं करते हैं, ये मराठियों ने भी कहा है राज ठाकरे से। और मुंबई में जो राज ठाकरे को जिस तरह से सीटें मिली, जिस तरह से मुंबई आसपास के इलाकों में, वो भी कह रहा है कि आप जो है जो गैर मराठी है वो कह रहे हैं हम आपके साथ खड़े नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेता ने कहा कि हम साथ आते हैं लेकिन राज ठाकरे की वजह से हमको अलग होना पड़ा। सही भी है। तो राज ठाकरे को ये मारपीट की जो राजनीति है, भाषा के नाम पे जो आप जाकर के किसी बैंक में या किसी दफ्तर में या किसी ठेले वाले को आप पिटाई करते हैं, आपके कार्यकर्ता, इससे बाज आना चाहिए। राजनीति में ये सब नहीं चलता। और राजनीति करने के लिए आवश्यक है कि आप भारतीय संविधान को अपने बगल में रखे रहिए। भारतीय संविधान के बिना भारत में राजनीति नहीं की जा सकती। बीजेपी जो कर रही है आज, कल उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये लिख लीजिए। आज तो सत्ता के दंभ में उसको लग रहा है सब जीत लेंगे, सबसे ताकतवर है शक्ति, जो ताकतवर है वो कुछ भी कर सकता है, ये भ्रम में। और देखिए एक घटना हुई कि जो न्यू बॉम्बे में, ये देखिए स्क्रीन पे जो हमने स्लाइड लगाया, एनडीटीवी इंडिया की न्यूज है कि बीजेपी समर्थकों ने की शिवसेना दफ्तर में तोड़फोड़। नवी मुंबई के नेरुल इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिवसेना यूबीटी के कार्यालय में तोड़फोड़ की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेरुल स्थित शिवसेना कार्यालय पे हमला बोल दिया और वहां जमकर तोड़फोड़ की। यह कार्यालय शिवसेना के शहर प्रमुख विजय माने का बताया जा रहा है। घटना के बाद इस इलाके में तनाव। तो बीजेपी अगर इस लेवल पे आती, बीजेपी अगर वो फंडा अपनाती है जिसमें राज ठाकरे या शिवसेना का कभी रहा था, उद्धव ठाकरे ने इसको काफी कंट्रोल किया, तो ये बीजेपी का पतन है। मारपीट करके, गुंडों को सड़क पर उतार करके अगर आप सोच रहे हो कि राष्ट्रीय पार्टी बने रहोगे तो ये भ्रम में हो। अब इसका किस तरह से जवाब देती है शिवसेना, वो शिवसेना देखे। हालांकि मैं कहूंगा कि हिंसा का रास्ता नहीं लेना चाहिए। तो राज ठाकरे को इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए कि उद्धव ही सही थे। बाला साहब ने इसीलिए उद्धव को उत्तराधिकारी बनाया, क्योंकि बाला साहब को ये पता था कि ये प्रांतवाद बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। और ये प्रांतवाद जो है हमारे संविधान में जो प्रावधान है, और खास करके अगर अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 19(1)(d) इन दोनों अनुच्छेदों की बात करें तो कहता है कि ये नागरिकों को, अनुच्छेद 19(1)(d) कहता है ये नागरिकों को भारत के पूरे देश क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने और बसने की स्वतंत्रता देता है, जो रोजगार के लिए आवश्यक है। और अनुच्छेद 19(1)(g) कहता है कि यह प्रत्येक नागरिक को कोई भी पेशा, व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता देता है, जिससे वे किसी भी राज्य में जाकर काम कर सकते हैं। तो जब आप दूसरे प्रदेश के आए लोगों के साथ मारपीट करते हो तो आप संविधान सम्मत नहीं हो। फिर आप बीजेपी के साथ हो, क्योंकि बीजेपी को संविधान नहीं चाहिए। अब ये देश में धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। राहुल गांधी अब जो कह रहे थे वो दिखाई पड़ा। राहुल गांधी का वो संविधान जो है वो लगातार कांग्रेसियों को लेकर के घूमना चाहिए। और जो भी पार्टी बीजेपी से लड़ना चाहती है, यही दो धारा है, एक संविधान है, एक मनुस्मृति है। मनुस्मृति कहता है कि हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र में जो है ब्राह्मणवाद है, और ब्राह्मणवाद अब जो है चेंज कर रही है। संघ जो है ब्राह्मणवाद की परिभाषा चेंज कर रहा है, वो हम फिर कभी बताएंगे। लेकिन ये जो संविधान को हटाना है, संविधान को निपटा देना है, ये संघ और बीजेपी का मूल एजेंडा है। आप देखिए गौ रक्षा के नाम पर, आप देखिए मुसलमानों को भगाने के नाम पर, आप देखिए तमाम नामों पर जो है जिस तरह से उत्पात किया जा रहा है देश में। और संविधान को हटा करके ही आप चाहे न्यायपालिका हो या चुनाव आयोग हो या कानून व्यवस्था हो,
सबको जिस तरह से यूनिवर्सिटीज हो, जिस तरह से गड़बड़ किया है, ये उन लोगों के लिए खतरनाक है जो कमजोर है, जो गरीब है, जो अमीर है, जो बाहुबली है। उनका बीजेपी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आरएसएस कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आरएसएस सिर्फ उनका बिगाड़ेगा, चाहे उनकी पार्टी के भीतर हो या उनके बाहर, जो कमजोर है। इसलिए कई जगह देखे होंगे जब तोड़े जा रहे हैं घर दुकान, बनारस से लेकर के दिल्ली तक, तो बीजेपी के लोग भी चिल्ला रहे होते हैं कि हमने तो बीजेपी का इतना साथ दिया, इतने वोट दिए, लेकिन हमारा घर तोड़ा जा रहा है। क्योंकि उनको आपके घर से मोहब्बत नहीं है, आपसे मोहब्बत नहीं। वो पूरे ब्राह्मणों की चिंता नहीं करती है बीजेपी। तिलक की एक लाइन याद दिलाता हूँ, उन्होंने कहा था कि ये शिक्षा का अधिकार सिर्फ उनको है, या जो है देश की व्यवस्था में उसे केवल उनका अधिकार है जो संपन्न लोग, जो उच्च ब्राह्मण है, जो गरीब नहीं है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। और कांग्रेस के लिए भी जो है, कांग्रेस के लिए, हालांकि कांग्रेस की चर्चा मीडिया में बिल्कुल नहीं, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से खास करके लातूर में जो हासिल किया है, ये देखिए मैं स्लाइड आपके सामने रख रहा हूं। रतन आचार्य लिखते हैं ट्विटर पे कि महाराष्ट्र में लातूर जिला कांग्रेस का अपराजयी गढ़ है। 29 नगर पालिकाओं के चुनाव में लातूर में बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। और यहां देखिए 70 वार्ड में से 47 वार्ड पर कांग्रेस की जीत हुई। और कांग्रेस की जीत में सबसे बड़ा रोल रहा कि जो विलास राव देशमुख के बेटे हैं, आपको पता ही हुआ कि विलास राव देशमुख कई बार यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, असामयिक उनका निधन हुआ। ये तो बड़ा ताकतवर नेता थे महाराष्ट्र के। और उनके जो बेटे हैं अमित देशमुख, 2009 से लगातार विधायक है, 2009 से 24 तक 4 बार लगातार विधायक चुने गए। और ये रितेश देशमुख है जो एक्टर है, आप जानते हैं इनको। तो रितेश देशमुख भी अपने भाई का साथ दे रहे हैं, और तीनों भाई, एक भाई तो उनके लोकसभा में, और तीनों भाई ने ये राहुल गांधी के लिए जरूरी है ये समझना कि ये जो देशमुख परिवार है उसको लीडरशिप दी जानी चाहिए, उसको आगे लाए जाने की जरूरत है, वो बचा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं जो महाराष्ट्र को लेकर के, कि देखिए बीजेपी लगातार हर जगह जीत रही है, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, आप ईवीएम में ऐसा करता है, वो फलाना करता है, वो ढिमकाना करता है, वो करता रहेगा, वो आप खाली बोलते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, वो करते रहेंगे, हमेशा करेंगे, सत्ता में जो आएगा वो करेगा इस तरह की चीजें। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एक छवि है, अरे मारो सब पार्टी एक ही है, जो कांग्रेस की जो छवि बनी थी, उस कांग्रेस की छवि में वही नेता अभी तक है जो पिछले 15 साल से, पिछले 20 साल से, जिनको पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया, उन्हीं नेताओं को आप नेता मान के चल रहे हैं। महाराष्ट्र की बात देख लीजिए, महाराष्ट्र में भी उन्हीं लोगों को प्रमुखता है। दूसरे आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, अभी मध्य प्रदेश में नए नेता को उभारा है, तो देखिए वहां परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। तो आपको नए नेताओं को लाने की जरूरत है। बिहार में भी भद क्यों हुई? क्योंकि उन्हीं पुराने नेताओं को आप ढो रहे हो। अरे उन नेताओं को खारिज कर दिया है, हटाइए उनको, नए नेताओं को मौका दीजिए जो आपकी पार्टी के, अब देशमुख परिवार वो जो है एक मजबूत किला आपका हो सकता है, आप उसको आगे लाइए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में।